मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में। तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। वेलकम टू ऑल। आज हम इंटरव्यू करेंगे मानसी के साथ में, जिसमें कि उन्होंने वर्ग 3 में सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 में कैसे तैयारी करी है और किस तरीके से उन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हर एक चीज़ कवर की गई है। जो भी आपके प्रश्न बन सकते थे सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पूरी वीडियो को देखेंगे, अंत तक जाएंगे और हर चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हर एक चीज़ को कवर किया गया है, हर एक एग्ज़ाम को कवर किया गया है, जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको। चाहे हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की, हम बात करें नवोदय विद्यालय संगठन की, हम बात करें D+S विद्यालय की, हम बात करें रीट की, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, कोई सा MP टेट, कोई सा भी आप टेट ले लीजिएगा, टीचिंग का एग्ज़ाम ले लीजिएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में रखी गई है, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो पाए। फिर कह रहा हूँ वीडियो लेंथी होगा, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा बहुत कुछ सीख करके जाने वाला है। आज बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पे आज हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके हमने कमेंट लिए हैं, उनके डाउट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की हुई है। तो स्टार्ट कीजिएगा इंटरव्यू को अभी से, लेकिन बने रहिएगा अंत तक। आपका स्वागत है मानसी आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। ओके, सो आज हम इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं मानसी के साथ में। मानसी की जो भी कहानी रहेगी, उन्होंने कैसी तैयारी की थी, वो आज आपके साथ में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हैं। कैसे क्या तैयारी करी, कैसे कैसे नंबर आए और किस तरीके से आप भी उनकी स्ट्रेटेजी को अपना करके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानसी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Hello, I am Mansi Patel, and today I am here to share my experience about regarding CTET paper 1 and paper 2, and also I want to share my experience of MPTET grade 3. First of all, I want to give a brief introduction about my qualifications. I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Mandla. After that, I have pursued BSc from MVM Bhopal, and currently I am pursuing MSc in Physics from Jabalpur. ओके मानसी, आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. इससे पहले आपने सीटेट पेपर 1 दिया था, उसमें आपके 126 आए हैं, पेपर 2 में 124 Yes, आपने बताया right. और MP टेट में 119 आपने बताया। जी। एक बार मानसी आप ये बताएंगी कि आपने MP टेट की तैयारी कितने दिन करी थी? वैसे तो बीच में मेरे MSc के एग्ज़ाम्स थे, तो इसलिए मैं MP टेट को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाई, तो मैक्सिमम 15 डेज़ मैंने किया था। अच्छा, तो इतना स्कोर आपने 15 डेज़ में कैसे कर दिया? मुझे ये लगता है कि सीटेट के लिए मैंने थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, और वहाँ की प्रिपरेशन ही मुझे MP टेट में भी काम आई। लाइक CDP और मैथमेटिक्स तो पूरा मेरा वहीं का ही कंप्लीटेड था। EVS में थोड़ी प्रॉब्लम हुई MP टेट में, बट हाँ, मुझे लगता है कि पहले का पढ़ा हुआ ही काम आया। अच्छा, तो आपने सीटेट में काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, उसने आपको यहाँ पे हेल्प की हाँ, है। हाँ, हाँ। ओके मतलब मानसी, बहुत सबसे लोग ये सोच के सीटेट का पढ़ते हैं कि सिर्फ 90 मार्क्स स्कोर हो जाए और फिर आगे की हाँ, हाँ। तैयारी उस हिसाब से करेंगे। लेकिन आपकी एक्चुअल तैयारी सीटेट से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ आगे भी सीटेट का ही सिलेबस पढ़ना है, बस थोड़ा डीपली पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले मानसी आप ये बताइए कि आप टीचिंग लाइन में ही क्यों आना चाहती हैं? आपका टीचिंग ही एम क्यों रहा है? अ, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि टीचिंग एम मेरा क्लास 8th से था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे से टॉपिक्स को समझा सकती हूँ दूसरों को। तो टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं टीचिंग जॉब ही प्रेफ़र करूँगी। अच्छा, तो आपने मतलब बहुत पहले से आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको टीचिंग लाइन में ही आना है। हाँ, राइट।
और मानसी आप ये बताइए कि आपने जैसे कि बताया कि आपने वर्ग 3 की तैयारी लगभग 15-20 दिन करी होगी, जो कि आपकी तैयारी सीटेट में हो गई थी उसकी वजह से तो। हाँ, हाँ। यहाँ पर बस आपको रिवीजन सा ही करना था आपको। हाँ, मैंने जितने आपने भी नोट्स बनाए हुए थे बस उसका रिवीजन ही मैंने किया था। हाँ, हाँ। ओके, तो अभी जो भी विद्यार्थी लोग हमसे जुड़ गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे स्टार्टिंग में ये कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हर एक टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, उनका रूटीन क्या रहा, उनका टाइम टेबल क्या रहा, किस तरीके से तैयारी करी, हर एक सब्जेक्ट की हम उनसे आज बात करने वाले हैं। इतने अच्छे नंबर आए हैं तो हर एक स्ट्रैटेजी आपके साथ उनकी शेयर की जाएगी। ओके, चलिए। तो टीचिंग के बारे में हमने जाना। मानसी ये बताइए कि सबसे पहले हम यहाँ पे सीटेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अदर एग्ज़ाम्स में भी आएँगे। ओके। तो सीटेट की तैयारी कितने महीने में हो सकती है आपके अकॉर्डिंग अच्छे से? अच्छे से तैयारी तो आई थिंक 2 टू 3 मंथ्स अगर हम देंगे, तो हम उसका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग 10 दिन पढ़कर भी सीटेट निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से तैयारी करेंगे 2 या 3 महीने पहले से, तो आपको उसका बेनिफिट बाकी एग्ज़ाम्स में भी दिखेगा। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग 10 दिन में भी निकाल लेते हैं और निकाल भी लेते हैं, लेकिन उतना नॉलेज हाँ, शायद नहीं बिल्कुल। ले पाते वो लोग। हाँ, हाँ। अ, यदि देखा जाए तो कोई 3 महीने तैयारी करता है और उसके यदि 100 नंबर भी आते हैं सीटेट में, तो वो कम तैयारी करके अच्छे नंबर लाने वाले से भी बहुत आगे है, से मेरा भी ऐसा बेटर मानना है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसका नॉलेज मेरी भी सेम थिंकिंग है। उसका नॉलेज आगे काम आएगा। बिल्कुल। तो मानसी आप ये बताइए कि आपने सीडीपी कैसे तैयार करी थी आपने? सीडीपी मेरे लिए सबसे न्यू सब्जेक्ट थे स्टार्टिंग में, और शायद हम हाँ, सबके लिए सीडीपी ही सबसे न्यू होता है। तो हाँ, मैंने डिसाइड किया था कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं वन बाय वन उनको पढ़ना शुरू करूँगी। और उसके लिए मैंने एनआईओएस की बुक्स को थोड़ा प्रेफ़र किया था, इग्नू बीएड बुक्स को प्रेफ़र किया था कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए, और मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने यूट्यूब से कवर किए हैं। ओके। यूट्यूब में आपने किसको फ़ॉलो किया हुआ है? कौन-कौन से अ, टीचर आप नाम लेना चाहें तो आप बता सकती हैं, बिल्कुल। लाइक पर्टिकुलरली कोई एक सिंगल नाम तो नहीं है, ऐसे हाँ, बहुत से चैनल्स हैं जो फ़ेमस हैं। मुझे जिसका जो टॉपिक अच्छा लगा मैं उससे पढ़ती थी, और साथ में हाँ, अपने नोट्स बनाते जाती थी। अच्छा, तो आपने मतलब जो भी पढ़ा है उसके आपने उसके नोट्स ज़रूर बनाए हैं। हाँ, हाँ। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा था मुझे, लेकिन अब वो हाँ, नोट्स मेरे परमानेंटली बन गए हैं जो आगे तक काम आएँगे। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमको नोट्स बनाने में टाइम देना चाहिए। अच्छा, तो ये आगे चल के हमें हेल्प करता है कहीं न कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। रिवीज़न भी अपना पूरा इससे हो जाता है, अपने पास जो नोट्स बिल्कुल। रहते हैं उसके। हाँ, हाँ। और जैसे कि आपने बताया आपने इग्नू की और बीएड की कुछ बुक्स को फ़ॉलो किया है और वो तो लगभग सब बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तभी उनका हाँ, हो हाँ। जाता है थोड़ा बहुत तो। हाँ, एक्चुअली मुझे बीएड या जो इग्नू की बीएड बुक्स हैं वो काफ़ी सिस्टमैटिक लगी। उसके हाँ, हर एक चैप्टर मतलब सिस्टमैटिक दिए हुए हैं, काफ़ी डीप में है। हाँ। पूरा तो अभी तक मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कोई टॉपिक डीपली पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। शायद ये इग्नू की साइट पे अपलोड्स हैं ये सारी बुक हाँ, हाँ, अपलोडेड। बिल्कुल। इसकी कोई ऑफ़लाइन प्रिंट तो नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने भी हाँ, हाँ। लिंक के थ्रू ही इसको एक्सेस किया था। अच्छा, तो ये वहाँ से हमें मिल जाएगा। हाँ। इसके बाद में हम मॉक टेस्ट पे हम बाद में आएँगे। मॉक टेस्ट से पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज 1 आपका क्या रहा था एनपीटेट में? एमपी टेट में तो मेरा लैंग्वेज 1 इंग्लिश था और लैंग्वेज 2 हिंदी था। और शायद बट सीटेट में आपका सीटेट लैंग्वेज में 1 हिंदी था। हाँ, हाँ, राइट। अच्छा, यहाँ सीटेट में आपने मेरा लैंग्वेज 1। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। यहाँ पे आपने चेंज कर दिया था अपना लैंग्वेज। हाँ। अच्छा, तो आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी? इंग्लिश की थोड़ा तो मुझे बेनिफिट इस चीज़ का मिला कि इंग्लिश मीडियम स्कूल था मेरा,
लेकिन हाँ अगर किसी का हिंदी मीडियम भी स्कूल है तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे लोग इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं कि वो हाँ हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल, मैं बस भी डरता हूँ इंग्लिश से तो नहीं, नहीं, थोड़ा सा। बिल्कुल भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट आता नहीं है। हाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एसएससी की बुक प्रेफ़र की थी फॉर हाँ। ग्रामर, और उसके भी मैंने खुद से नोट्स बनाए, और जितने भी और एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स हाँ में वोकैब आती हैं, अभी तक आई हुई हैं, मैंने उसके प्रिंट आउट लिए हुए हैं। अभी मुझे वो कवर करना है, अभी मेरा भी नहीं हुआ अच्छा। है। और इंग्लिश पेडागोजी आपने कैसे कंप्लीट की थी? इंग्लिश पेडागॉजी और बाकी सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी भी मैंने पूरी यूट्यूब से की है अच्छा, और ये उनके बताइए सबके मानसी, नोट्स बनाए आपने हैं। आपने क्या किसी का कोर्स ज्वाइन किया था या आपने सेल्फ स्टडी के दम पे और यूट्यूब के दम पे इतने नंबर आपके आए? अ, नहीं, नहीं, मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी प्रेफ़र किया है। अभी तक तो हाँ, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, और जहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं यूट्यूब या तो फिर इंटरनेट में ही सर्च करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, हाँ, और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इस कारण लोग भटक भी जाते हैं। तो हाँ, ये मैं भी ये है। बोलना चाहूँगी कि सबको मतलब सबसे पहले तो अपने सोर्स डिसाइड करना चाहिए। हर किसी को एक जगह से समझ आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को कोई और टीचर बेटर लग सकते हैं, किसी को कोई और। बिल्कुल, राइट। तो पहले तो सोर्स डिसाइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। मानसी, हम बात करेंगे लैंग्वेज को, आपने जिसमें कि हिंदी लिया हुआ था, इसकी तैयारी हाँ। आपने कैसे क्या करी थी? हिंदी में मुझे पर्सनली प्रॉब्लम थी। हिंदी मेरी वीक है, और मतलब अभी मैं अगर आगे आपको मार्क्स बताऊँगी तो मेरे हिंदी में ही कम मार्क्स आए हैं। तो कितने नंबर मैंने आए हैं ये आपके, एक देखा बार कि बताइएगा? हिंदी में सीटेट 1 में मेरे थे 21, और हाँ, 2 में भी 21 थे। और अपने एमपी टेट में कितने आए आपके? एमपी टेट में हिंदी में मेरे 24 थे। 24, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक था। हाँ, अच्छा, तो हाँ। आपने इसकी तो तैयारी। हाँ मैंने देखा कि हिंदी कहाँ पर किस और अदर एग्ज़ाम में अच्छी आती है, तो मुझे हाँ हाँ समझ आया कि आरआरबी की हिंदी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। हाँ। तो हाँ, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, उसके बुक से मैंने प्रिपेयर किया है। अच्छा। और इसके बाद हम बात करेंगे ईवीएस की तैयारी आपने कैसे की थी? क्योंकि एमपी टेट में तो बहुत ही अच्छे लेवल की ईवीएस पूछी गई थी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ईवीएस की तैयारी मैंने स्टार्टिंग एनसीईआरटी से की है। हाँ इवन मैंने क्लास 3rd, 4th और 5th की ईवीएस भी पढ़ी हुई है, और उसके हाँ। बाद 6 टू 10th साइंस बुक्स मैंने कंप्लीट किया है। 9th और 10th तो मेरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट 8th तक मैंने 2 बार कंप्लीट किया हुआ है। और जियोग्राफी भी आपने शायद ईवीएस के लिए की हुई थी। हाँ, बिल्कुल, मतलब एनसीईआरटी को बेस मानकर ही हमें तैयारी करना चाहिए। और अच्छा, हाँ, ईवीएस में आपके कितने नंबर आए थे अभी एमपी टेट में? ईवीएस में एमपी टेट में मेरे 22 थे। 22 थे यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली एमपी टेट की ईवीएस कितनी अनएक्सपेक्टेड थी ये तो अपन को पता ही है। हाँ, लगभग हाँ, हर और एक शिफ्ट टाइम में इतना था। अलग ही पूछी गई थी। बिल्कुल, हाँ, हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब काफ़ी तो अच्छी ईवीएस पूछी गई है हर एक शिफ्ट में। हाँ, हाँ। लगभग 10 से मुझे 12 लगा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो। एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं तो हेल्प किया है, एमपी अच्छा, टेट में जो भी। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए से होंगे उनमें हेल्प हुई बिल्कुल। होगी काफ़ी सारी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और इसके बाद मानसी, हम आपसे बात करेंगे आपने मैथ की तैयारी कैसे करी थी? मानते हैं वर्ग 3 में मैथ थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन आपने क्या वर्ग 3 को ही सिलेबस देखकर तैयारी करी थी? आपने अच्छे लेवल की तैयारी करी थी मैथ में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथ्स तो हमारा वैसे भी सब्जेक्ट रहा है, और हाँ मैथ्स आगे डिफ़िकल्ट आएगी। हाँ, हाँ अगर हम बिल्कुल। केवी या डी ट्रिपल एस बी देखें, तो मैंने मैथ्स स्टार्टिंग से ही केवीएस और डी ट्रिपल एस बी को ध्यान में रखते हुए किया है। इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यूट्यूब में साहिल सर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साहिल खंडेलवाल सर। जी, एम आई जी। राइट? स हाँ, मैंने हाँ, अच्छा हाँ, पढ़ा। राइट। हाँ,
मैंने ऐसा किया था कि मैं टॉपिक्स लेती थी और उनकी पूरी प्लेलिस्ट देखती थी। मैक्सिमम 12 टू 14 वीडियोस होते हैं एक प्लेलिस्ट में, हाँ, तो मैं उन्हें देखकर और अपने नोट्स प्रिपेयर मैंने किए हुए हैं। और अब अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ तो पहले से काफ़ी कम टाइम लगेगा उसमें, इसलिए नोट्स बना लेना बेहतर है। अभी आपने मैथ के नोट्स कितनी बार रिवाइज़ किए हुए हैं आपने? अभी तो एक्चुअली मेरे नोट्स कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने हाँ, सीटेट के टाइम पे एक बार रिवीजन किया। अच्छा सीटेट के टाइम पे आपका उनका रिवीजन हो गया था और एमपीटेट के टाइम पे हाँ, भी रिवीजन हो गया था। हाँ, एमपी टेक के टाइम में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो सिर्फ मैंने फॉर्मूलेज लास्ट में देख कर गए थे। हाँ, अच्छा तो मानसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। मॉक टेस्ट कितनी हेल्प करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में? देखिए, मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि अ, 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, उसमें से एक मॉक टेस्ट भी है। हम अगर हाँ, सिर्फ पढ़ते जाएँगे, सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते जाएँगे, तो वहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, और बिल्कुल। उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे सही है। मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज़ किए थे, हाँ, और रोज़ मतलब जब मेरी तैयारी थोड़ी हो गई थी, तो रोज़ मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाया करती थी। कभी सब्जेक्ट वाइज़, कभी फुल लेंथ। और स्टार्टिंग में तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। इवन कितने 1-2 आते मॉक थे आप एक टेस्ट बार में बताइएगा? अ, आई थिंक फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे मुश्किल से 108 मार्क्स थे। एग्ज़ैक्टली मुझे अच्छा, याद नहीं है। ए अच्छा आप ये बताइए मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स बताइए मॉक के आप अपने। मॉक में आई थिंक हाँ, मिनिमम मेरे 94 थे। 94 और और मैक्सिमम मैक्सिमम? तो 128 तक भी गए हैं। अच्छा 128 तक है। हाँ, आपने टोटल कितने मॉक्स लगाए हैं सीटेट और एमपीटेट के मिलाकर के? सीटेट और एप्रॉक्स? एमपीटेट के अगर हाँ, फुल लेंथ टेस्ट अगर देखा जाए तो मैंने फिर भी 15 टू 18 फुल लेंथ टेस्ट लगाए हैं। हाँ, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, वो तो हाँ, आई थिंक फिर भी 50 टू 60 हो गए होंगे। तो लगभग 60 टू 70 के समथिंग में टोटल मॉक आपके हो गए हाँ, होंगे। बिल्कुल। तो मॉक ने आपको कितनी हेल्प करी? अच्छा मानसी ये बताइए क्या मॉक सच में बहुत हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ हाँ, पढ़ते रहेंगे तो वहाँ जाके आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, किस सेक्शन को पहले कवर करना है। और फिर आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं मैक्सिमम, तो हाँ, वो इंटरफेस आपका जाना पहचाना पहले से होना चाहिए। अच्छा तो मॉक से अपनी टाइमिंग वगैरह भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मानसी ये बताइए आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आपका टाइम टेबल क्या रहता है तैयारी स्टडी का? टाइम टेबल तो आज तक मेरा कभी बन नहीं पाया, और मेरा अच्छा, टाइम टेबल के लिए ये मानना है कि हर किसी का डिपेंड करता है अपने आप, मतलब किसकी क्या पोटेंशियलिटीज़ है, हाँ, किसकी क्या एफिशिएंसी है, कौन कितना बैठ सकता है, उस पर डिपेंड करता है टाइम टेबल। मेरा ये मानना है फिर कि जब भी मेरा मन होता है, तभी मैं पढ़ती हूँ। फिर भी अपन यदि बात करें नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो आप एक दिन में कितने आवर्स स्टडी कर लेती हैं? अ, स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। लेकिन 2 या धीरे-धीरे 3 जब घंटे, इम्प्रूवमेंट हुआ, हाँ, तो अभी मैं यस 6 टू 7 आवर्स। 6 टू 7 आवर्स हो जाता है। हाँ, और टाइम टेबल के बारे में आपका यदि कुछ सजेशन हो जो देख रहे हैं उनके लिए तो आप ज़रूर बताइएगा। टाइम टेबल के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम से आप हाँ, ये मत सोचिए कि 8 से 10 घंटे का ही आप टाइम टेबल बनाएँ, किसी भी एक्स, बिल्कुल, वाई, ज़ेड पर्सन को देखते हुए। आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग करिए। अगर आप स्टार्टिंग में 2 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं, तो भी वो हाँ, बहुत है। धीरे-धीरे जब आप आगे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी खुद इंक्रीज़ होगी। जैसे आपने सुना होगा उसेन बोल्ट का नाम, फास्टेस्ट रनर है ये वर्ल्ड के। ये बिल्कुल, जब भी रनिंग स्टार्ट करते हैं,
तो स्टार्टिंग में इनकी स्पीड काफ़ी कम रहती है, मतलब आप समझ लीजिए कि फर्स्ट 70% टाइम में ये सिर्फ अपनी 30% डिस्टेंस ही कवर कर पाते हैं, और ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। लास्ट टाइम पे वो अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं और बचे हुए 30% टाइम में वो सबको पीछे कर देते हैं। तो अच्छा, ये मेरा मतलब यही स्टार्टिंग मानना में। है हाँ, कि अगर आप स्टार्टिंग स्लो भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो बाद में तैयारी और तेज़ करी जा सकती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों के साथ में क्या होता है, वो जब स्टडी करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो वो पहले दिन से ही 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वो मुश्किल से 2 या 3 दिन तक ही इसको मेंटेन कर पाते हैं। फिर हाँ, 4th डे उनको इतना फटीग होने लगता है, इतना टायर्डनेस फ़ील होती है कि फिर वो 1 हाँ, हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। यदि जैसे आपने हाँ, उसेन बोल्ट के बारे में बताया कि उसेन बोल्ट स्टार्टिंग में ही बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे, तो वो फिर शायद कवर नहीं कर पाएँगे पूरा। बिल्कुल। हाँ, तो आपने बताया कि लास्ट के जो 30% टाइम बचता है, उसमें 70% डिस्टेंस कवर करते हैं। कवर करते हैं वो, हाँ, राइट। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें स्टार्टिंग हाँ, बिल्कुल आराम से करनी चाहिए, जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर वो बिल्कुल। तो सभी अच्छी बिल्कुल। तैयारी स्टार्ट कर जैसे देते हैं। अभी तो कोई एग्ज़ाम अभी हमारे सामने है नहीं, तो हम हाँ, अपने हिसाब से मेंटेन रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। किसी दिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है, तो आप सिर्फ़ हाँ, 1-2 घंटे कुछ देख लें, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मानसी, आप ये बताइए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स में कैसे टॉप हाँ। किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसके लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली तो हाँ, रिविज़न एंड सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी। अच्छा, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी के दम पर टॉप किया जा सकता है, अच्छे नंबर लाए जा बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हाँ, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ। हाँ। नहीं, लेकिन आपने कुछ थोड़ा-सा आपने अच्छी मेहनत की है, तो आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। और मानसी, आप ये बताइए कि आप अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? फ़िलहाल तो मैं केवीएस पर फ़ोकस कर रही हूँ और एक्सपेक्टेड है कि इस साल केवीएस आ जाए। अच्छा, तो आपकी तैयारी केबीएस की चल रही है और इसके साथ में कुछ और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है क्या आपकी? हाँ, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जो भी आते हैं, लाइक रीट हो गया, एमपीटेट अभी आया है। एमपीटेट हो सकता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हमको नेक्स्ट ईयर तक फिर से देखने मिल जाए। हाँ, हाँ। और हाँ, डी ट्रिपल एस बी, एनबीएस सबकी तैयारी एक साथ हो सकती है क्योंकि सिलेबस में काफ़ी कुछ सेम है। अच्छा, हाँ, टीचिंग के तो लगभग सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हाँ, मतलब सिमिलैरिटीज़ मेरा देखने को एम मिलती हैं। बिल्कुल, मेरा एम तो टीचिंग एग्ज़ाम है, तो मैं तो हाँ, इनको ही देती हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई और एसएससी देना चाहता है, रेलवे में भी हाँ, ट्राई करना चाहता है, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स काफ़ी कुछ वो सब भी कवर करा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्पेशली आप केबीएस की तैयारी कर रही हैं? हाँ, अच्छा, केवीएस एंड केबीएस। अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑल्सो। अच्छा, जो भी फिर वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेंगी, फिर हाँ, एग्ज़ाम हाँ, देते बिल्कुल। रहेंगे। जैसे हाँ, कि हाँ। आपको वर्ग 3 का पेपर देने का सौभाग्य मिल गया अभी-अभी। और राइट। इसके लिए आपकी तैयारी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने हुँ। अच्छा किया है आप। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो एमएससी में उलझे हुए थे। शायद आपके भी एमएससी के हाँ। एग्ज़ाम थे उस टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, एमएससी चल रही थी, तो लगभग फरवरी वाला पूरा मंथ वहाँ चला गया था। हाँ, हाँ, उसके बिल्कुल, बाद मेरा भी। उसके बाद 15 टू 20 डेज़ ही बचे थे एमपीटेट की तैयारी करने के लिए हाँ, अपने पास में। हाँ। हाँ, सीटेट में एक बार अपन ने कंप्लीट कर लिया था वैसे पूरा, हाँ, लेकिन फिर भी इसलिए यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं हाँ, हुई। यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, फिर बस रिवीजन रह गया था अपन लोगों का यहाँ पे, हाँ, हाँ। ये भी था। और ये बताइए मानसी, जैसे कि यदि आप केवीएस की तैयारी करती हैं या कुछ अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हैं, तो आपकी अभी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? एग्ज़ाम जब फॉर्म भराने लगेंगे तो तब अलग रहेगी, लेकिन अभी आप क्या सोच कर के तैयारी कर रही हैं?
अभी तो मेरा यही मानना है कि मैं सिलेबस को मैक्सिमम कंप्लीट कर लूँ नोटिफिकेशन आने के पहले ही। अगर ये हो जाता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम होगा और हम मॉक टेस्ट दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, एक तो बार और मेरा समय तो अभी ये पूरा मानना कर है, लेना चाहिए। बिल्कुल, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे वीक है उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अभी काम किया जा सकता है। अच्छा हाँ, ये अभी टाइम सही है तैयारी करने के लिए। और मानसी, कुछ बच्चों बिल्कुल। ने कमेंट की हुई है, मैं वो कमेंट पढ़ूँगा और आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा, उनके आपकी कुछ डाउट आवाज़ हैं। नहीं आ रही अमित। एक सेकंड, अब आप बात क्लियर है मानसी क्या? एक सेकंड। हाँ, थोड़ी क्लियर है। हाँ। अब आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? हाँ, हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो मैं मानसी ये बोल रहा था कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मुझे कमेंट की है, जी, उनके कुछ डाउट हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके आंसर दें। बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक बच्ची ने, किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर मेरी मैथ काफ़ी वीक है, मुझे मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके। काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है। तो इसके लिए मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको पहले एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। अगर आपका बेस मतलब काफ़ी बेस भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस, तो आप क्लास 6th ऑनवर्ड्स सारी एनसीईआरटी बुक 1 या 2 बार कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो उससे मैथ, जो बेसिक मैथ है वो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बेसिक के लिए तो एनसीईआरटी से ज़्यादा बेनिफिशियल और कुछ भी नहीं है। तो आप 6 टू 8 अभी करिए और फिर उसके बाद जब आप 6 टू 8 फुल कंप्लीट कर लेंगे, तो आप 9th और 10th भी कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी के बाद में फिर कौन-सी बुक्स को फ़ॉलो करना चाहिए थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए फिर? एनसीईआरटी के बाद अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर पा रहे हैं, उनकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक ले सकते हैं। बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, लाइक अरिहंत है और भी हाँ, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। तो आप या तो एसएससी की बुक ले लीजिए या एक एम टायरा करके एक बुक आती है मैथ्स की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, एम टायरा से भी कवर किया था, और नहीं तो एक आरएस अग्रवाल करके भी आती है, अच्छी बुक होती है वो। हाँ, हाँ, वैसे क्वेश्चंस के कलेक्शन अरिहंत और आर एस अग्रवाल में काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन पहले एक बार हाँ, एनसीईआरटी कवर करने की ज़रूरत है, भी मैथ वीक है तो। हाँ, और एनसीईआरटी के बाद तो मैंने आपको बताया, मैंने तो साहिर सर को भी फॉलो किया है। तो मैंने हाँ, पहले वहाँ से नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव बुक को प्रेफर किया है। अच्छा, पहले आपने समझा है, उसके बाद ही आपने हाँ, बुक्स को उठाया है। हाँ, हाँ, उसके बाद मैंने अच्छा, क्वेश्चंस लगाए हैं। तो ये अच्छा रहा आपका, आपने तैयारी अच्छे से करी है उनकी, आपने पहले नोट्स बनाए हैं, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। बिल्कुल। और ये बताइए मानसी, जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक रहता है, 1 या 2 महीने बचते हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ती हैं? देखिए, उस टाइम तो फिर हमको टाइम कम पड़ना चाहिए अगर हमारी तैयारी सही चल रही है तो। हाँ, और उस टाइम मेरा ये मानना है कि मैं आधा टाइम रिवीजन को देती हूँ और आधा टाइम मॉक टेस्ट को देती हूँ। और अच्छा तो जैसे मॉक, कंटिन्यू तो कोई भी नहीं पढ़ पाता दिन भर, बिल तो अगर आप बीच में ब्रेक चाहते हैं तो उसमें भी मैं कुछ 1-2 वीडियोज़ ऐसी देख लेती हूँ जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो। और मानसी, मोटिवेशन के लिए आप क्या करती हैं? कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते ऐसा हुआ कि मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का, ऐसा होता है अक्सर। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में मेरा बहुत ज़्यादा मानना नहीं है। बीइंग हाँ, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हमको बिल्कुल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखना चाहिए। हाँ, जो भी आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे अदर ड्रीम्स होंगे जो शायद जॉब लगने के बाद कंप्लीट हो, और या फिर आपका पैशन हो सकता है। तो आप बिल्कुल। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। अच्छा मानसी, ये बताइए आपको इतनी तैयारी करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है?
मुझे तो ये है कि टीचिंग मेरा पैशन है, तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। वैकेंसीज़ इतने सालों में एक बार आ रही है, तो इसलिए अगर एक बार हमारे हाथ से वैकेंसी निकल गई तो पता नहीं नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो पहली चीज़ तो यही है कि पैशन है टीचिंग, इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एंड सेकंड थिंग इज़ अबाउट पेरेंट्स, दे हैव एक्सपेक्टेशंस विद अस। बिल्कुल सही कहा आपने। और भी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं हमारे साथ। बिल्कुल। अच्छा मानसी ये बताइए कुछ बच्चों के साथ क्या हुआ है, उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, मॉक भी दिए थे, मॉक में अच्छे भी नंबर आए थे उनके, लेकिन वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ मेन वाला तो उसमें उनके नंबर कम आए। तो यहाँ पे क्या गलती कर बैठे थे? आई थिंक यहाँ पर पहले तो पेपर भी काफ़ी अलग आया इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार खासकर ईवीएस काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ एक बुक या एक ऐप को ही ज़रिया मानकर तैयारी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। लाइक बहुत सारे मेरे पहचान के भी लोग थे जो सिर्फ जो हमारी व्यापम वाली बुक आती है एमपी टेट की वर्ग हाँ, 3, मेरे पास भी है वो। सिर्फ हाँ बिल्कुल, लोगों हाँ, ने सिर्फ उसको ही बेस माना और बस उसको ही सॉल्व करके गए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 10 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो हाँ, कंपटीशन एक अलग लेवल पे है। और बिल्कुल। अगर आप हाँ, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो कुछ ऐप में मॉक टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं रियलिटी से, कुछ में हाँ, रियलिटी से काफ़ी ईज़ी होते हैं, तो वहाँ हम 130 140 ईज़िली स्कोर कर जाते हैं। हाँ, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसका लेवल एग्ज़ैक्टली वैसा हो जो हम हमारे रियल एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये भी आपने सही कहा और शायद जो मॉक टेस्ट बनाए गए थे वो शायद 2011 के पेपर को देख के डिज़ाइन किए गए थे। बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो उस समय का पेपर काफ़ी आसान था, हाँ, तो बच्चे जैसे अगर नंबर मैं भी अच्छा टेस्ट स्कोर बुक कर की पाए। बात करूँ, तो हाँ, टेक्स्ट बुक में जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो शायद उन्होंने 12 टू 15 डेज़ पहले कुछ 5 से 6 मॉक टेस्ट न्यू अपलोड किए थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो मतलब सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाना ही इनफ नहीं है, आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हैं, उसका लेवल क्या है, हाँ, ये सब बिल्कुल। चीज़ भी मैटर करते हैं। तो आप मॉक कहाँ से लगाती हैं? आपने टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था। हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ किया था। और इसके अलावा कहीं और से भी आप मॉक लगाती हैं क्या? हाँ, मैंने परीक्षा से एक मॉक टेस्ट लगाया था। अच्छा, उसमें कितने और नंबर आए थे उसके आपके? अलावा तो उसमें मेरे 120 समथिंग थे आई थिंक। अच्छा 120 की समथिंग आए थे आपके। हाँ, 115 और 120 समथिंग थे, मुझे ये याद नहीं समथिंग है रहेंगे, एग्ज़ैक्टली। अच्छा। हाँ, हाँ, तो वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे वो तो मॉक के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, और एक्चुअली मानसी मैंने ये बत सोचा था 3-4 प्लेटफ़ॉर्म से और ट्राई करने का, हाँ, हाँ, मॉक टेस्ट देने का, लेकिन टाइम कम था एमपी टेक के टाइम। और जब एग्ज़ाम्स होने लगे थे तो पेपर का लेवल भी थोड़ा-सा अलग आ रहा था। तो हाँ, ऐसा लग रहा था तो कि मॉक लगाने रिव्यूज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बिल्कुल। ये तो हुआ था। तो मानसी आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहती हैं कि बच्चों को जो भी देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उनको बताइएगा। क्या आप सलाह देना चाहेंगी कि क्या गलतियाँ ना करें ख़ास करके ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्रिपरेशन पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप यहाँ पर पहले से जो प्रिपरेशन करते हैं वो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं आगे जाके आपको बेनिफिट देगा। अगर आप नोटिफ़िकेशन का वेट कर रहे हैं उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तब तक काफ़ी लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे। तो आप अभी से ही शुरू करिए। अगर आप सिर्फ़ 1 या 2 घंटे भी अभी से पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। आप अपने नोट्स बनाइए हर सब्जेक्ट के, जो भी आपका वीक पोर्शन है, आप उस पर काम करिए और नोटिफ़िकेशन आने के बाद आप अपने ये टारगेट बनाकर रखिए कि आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पर टाइम देना है। और 2 चीज़ जिस पर मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, वो है नोट्स, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी।
ओके, तो ये आपने बताया कि कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। बिल्कुल। और मानसी ने वैसे एक बात यहाँ पे काफ़ी अच्छी बताई है, आपने बताया कि जो प्रिपरेशन का समय है वो अभी वाला समय सही है, क्योंकि एग्ज़ाम का जब फॉर्म आ जाता है, फिलिंग होने लगता है तो नोटिफ़िकेशन के बाद तो सभी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन समझदार वही है जो अभी से तैयारी करे कि चलो आएगा हाँ, नोटिफ़िकेशन 3 क्योंकि महीने 4 महीने बाद जब भी। बिल्कुल, नोटिफ़िकेशन तो आना ही है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है क्योंकि हाँ, कोरोना के कारण भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे कोरोना के। लेकिन वो सब हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ़ प्रिपरेशन है, तो हमें बिल्कुल। अपना बेस्ट देना चाहिए। अच्छा मानसी ये बताइए कि जो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, हुँ। कि अब बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इससे डर जाना चाहिए या अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मतलब डर के तो एज़ सच आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं। हाँ, आप सिर्फ़ अपने तरीके से उसको एंग्ज़ायटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हाँ, रोज़ कुछ करिए और इसके लिए भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी ही है। अगर आप रोज़-रोज़ कुछ पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा कि हाँ, आप कुछ तो सीख रहे हैं रोज़-रोज़। हाँ, अगर बीच में गैप हो जाएगा तो फिर रीस्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल है, हर साल बढ़ रहा है और शायद अभी एग्ज़ाम आने से पहले एक सीटेट और हो जाए, तो हाँ, चांस है कॉम्पिटिशन तो केवी का एग्ज़ाम होने का। हाँ, तो हाँ, इस बार हाँ। केवी तो में बहुत सारे कॉम्पिटिशन तो बच्चे बैठेंगे। है। हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल। है, तो उसकी तैयारी एक अलग तरीके में करनी होगी जो भी बच्चे कर रहे हैं। हाँ, तो तो हम मतलब मतलब बस अपने तरीके से आप करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आगे जो होना है वो तो अच्छा और मानसी आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन जो वो मैं नहीं पूछ पाया और आप बताना चाहें, तो क्वेश्चन ही बोल करके आप एक बार उसका आंसर जो भी आप देना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। अ, वैसे तो आपने सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ, नहीं हुँ। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं साइंस के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो साइंस का जो कोर्स है टीचिंग हाँ, एग्ज़ाम्स में, वो काफ़ी वाइड है। मतलब सिर्फ़ अगर हम एक टॉपिक को लेकर चलें, तो उस एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं और फिर हम इधर-उधर का ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और इसलिए मार्क्स कम आते हैं। मेरे खुद के मार्क्स कम आए थे ईवीएस में। यहाँ से मुझे पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। लाइक ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है सिलेबस में। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल। पता होना चाहिए कि जीके या एनवायरमेंटल स्टडीज़ एकदम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। पर आपको कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल कम मार्क्स आए उसके बाद मैंने तो ये डिसाइड किया है कि एनसीईआरटी पर ही स्टिक मैंने जैसे एक टॉपिक ले लिया, उसको मैं हाँ, देखूँगी कि एनसीईआरटी में किस-किस क्लास में वो टॉपिक मुझे मिल रहे हैं। 10th में, 9th में, 11th में और फिर वहाँ से हम उसको कवर कर सकते हैं क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। और यदि टॉपिक तो सिलेबस में मुझसे ये टॉपिक गलती लिखा है हुई तो थी हाँ, क्या? हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी कि ईवीएस और साइंस के लिए मैंने काफ़ी इधर-उधर से पढ़ लिया था। मतलब टारगेटेड स्टडी मेरी नहीं थी, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। अच्छा ईवीएस सेक्शन में आपके नंबर इस चक्कर में कम। हाँ, हाँ। अच्छा और जीके के बारे में देखिए जीके जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। हाँ, जीके मुझे लगता है कि आप पहले से जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, अगर आप रोज़ 5 मिनट, 6 मिनट भी कोई हाँ, वीडियो देखते हैं, तो आगे जाके वही काम आता है। जीके कभी भी वो काम नहीं आएगा जो आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, वो तो अभी से जो करेंगे वो हेल्प करेगा आगे चल के लिए। बिल्कुल, हाँ। और जीके के बाद में भी हम बात और करें एक कंप्यूटर की। सब्जेक्ट बिल्कुल, मुझे भी कंप्यूटर याद आया। कंप्यूटर अभी हाँ, न्यू सब्जेक्ट है जैसे कि इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स में अभी तक आता नहीं है, ख़ासकर टीचिंग हाँ, एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं
उसमें कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, तो वो बुक हम परचेज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर सिर्फ़ आपको थ्योरेटिकल पढ़कर मार्क्स आप नहीं ला सकते, आपको प्रैक्टिकली उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो तो कंप्यूटर मतलब आप वहाँ से किया जा या तो सकता है। रोज़ जी। बिल्कुल, प्रैक्टिकली आप रोज़ या तो आप जैसे एक्सेल में टेबल बनाकर देखिए, आप एमएस हाँ, वर्ड में कुछ टाइप करके देखिए, प्रेज़ेंटेशन आप अपने तैयार करिए, तो उससे काफ़ी कुछ हद तक ठीक रहेगा। क्योंकि अच्छा केवीएस मानसी, का हाँ, एग्ज़ाम था आई थिंक 2018 का, हाँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी गई जो बुक में कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, लाइक हाँ। फॉन्ट साइज पूछा गया था एमएस वर्ड में, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट फॉन्ट साइज़, साइज, हाँ, जो स्मॉलेस्ट भी है, हाँ, फॉन्ट ये साइज, ये सब क्या है। हाँ। तो ये सब तो आप जब कंप्यूटर को एक्चुअल में यूज करेंगे तभी आप बता सकते हैं। और ये किसी बुक में लिखा भी नहीं रहता है ऐसा कि इसका ये साइज़ है, इसका ये साइज़ है। हाँ, वो तो उसमें मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और ये सब ही मिलता हाँ, है हाँ। बुक में तो। उसमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछ लेते हैं कि कौन-सी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहती है एमएस वर्ड में। हाँ 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 तो हाँ, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली ही हो पाती हैं ये तो। हाँ, और इवन ये भी पूछ लेता है कि मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शंस है, हाँ, हाँ, मेन्यू बार में कौन-कौन से ऑप्शन हैं, हाँ, टूल ये भी बार, मतलब हाँ मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कंप्यूटर तो ख़ास करके प्रैक्टिकल है, जैसे कि ज़्यादा है, शॉर्टकट कीज़ हैं, बिल्कुल। शॉर्टकट कीज़ हैं, हाँ, उनको करके देखना चाहिए, एक बार एटलीस्ट वन टाइम तो करके देखना चाहिए। हाँ, शॉर्टकट कीज़ आप इतनी सारी हैं कि उनको आप याद नहीं रख सकते। हाँ, तो बिल्कुल। जब आप उसको यूज़ में लाएँगे, आप रोज़ उसको यूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा, वो परमानेंट और वहाँ मेमोरी पर भी क्रिएट हो जाएगी। और वहाँ पर भी शॉर्टकट कीज़ का विंडो पे अलग काम रहता है, एक्सेल पे अलग वर्क करती है, एमएस वर्ड पे अलग का वर्क करती है वो। राइट, तो हाँ, अलग-अलग तरीके में उसे याद रखना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है ये तो जहाँ तक देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मानसी मेरा तो एक और कंप्यूटर के क्वेश्चन, लिए यही मानना है। हाँ, हाँ, कि अच्छा कि बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंकिंग की बुक से और प्रैक्टिकल। हाँ, बैंकिंग आप बुक ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़्यादा अगर कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, और मानसी करंट अफेयर्स का भी आप बता के जाइएगा कि करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हैं? करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे ऐप हैं। पर्सनली मैं स्टडी आईक्यू फॉलो करती हूँ। स्टडी आईक्यू में मतलब रोज़ वो कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में ही। आप उनको प्रेफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और ऐप्स हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोज़ उसके वीडियो सुबह देखिए और रात में एक बार और देख लीजिए जिससे रिवीजन हो जाए। हाँ, बाकी तो बिल्कुल। अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि इतना हाँ, ध्यान से ये हम पढ़ें। हाँ, और ख़ासकर टीचिंग लाइन में इतना ज़्यादा आता भी नहीं है करंट अफेयर्स। हाँ, हाँ। मुश्किल से 10 या 5 प से या 6 मार्क्स हाँ, आएगा 5-6 नंबर का पीआरटी करंट में। आता है, हाँ, हाँ। उसमें भी कुछ जीके आ जाता है उसमें। बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए तो यदि रोज़ 1 या 2 पीडीएफ भी पढ़ी जाएँ, वो भी इनफ है, एक वीडियो 10 मिनट तो वाली वो भी काफ़ी है, इनफ है। हाँ, हाँ। और अगर क्योंकि आप अभी से उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आगे चल के हाँ, आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा कि हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था। हाँ, तो हाँ, वहाँ से आप फिर ऑप्शंस देख के आंसर तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। मानसी लास्ट क्वेश्चन में ये पूछूँगा मैं आपसे कि आप ये बता के जाइएगा जाते-जाते कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभी तैयारी में लग गए हैं, वो आगे चल के कौन-कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं या मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं जो कि वर्ग 3 में नहीं कर पाए या सीटेट में नहीं या यहाँ पे नहीं कर पाए। वो आगे चल के किस-किस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब मेरा मानना तो ये है कि आजकल हर एग्ज़ाम एक अलग चीज़ डिमांड करता है। लाइक अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम्स देखें तो सारे एग्ज़ाम्स लगभग सेम है। उसकी तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टीचिंग एग्ज़ाम के साथ बैंक के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आई हाँ, थिंक ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीचिंग लाइन से अपार्ट, तो आप एसएससी दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं, और एमपी पुलिस का भी कुछ-कुछ सिलेबस सेम है।
और अगर हम टीचिंग एग्जाम्स देखें तो आगे चल के हमको रीट देखने को मिल सकता है। DSSB भी इस साल हो ही जाएगा। KVS की भी उम्मीद है और NVS भी शायद नेक्स्ट ईयर तक आ जाए। हाँ, उसके भी चांस है। हाँ तो लगभग 6 से 7 एग्ज़ाम्स हैं लगभग, यदि उनका देखा जाए तो हाँ GTT, बिल्कुल। PGT, और CRT सब जिनका मिला के। सीटेट इस बार नहीं निकल पाया है उनके लिए भी हाँ, कोई ऐसा नहीं है। अभी तो जुलाई में फिर से एक सीटेट होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे वो तो निकाल लेंगे और उनको केवी बिल्कुल। का एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है वो। हाँ हाँ तो बस केवी का थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो है, हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। 4 हाँ, साल वो से तो बस। एग्जाम नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, तो कॉम्पिटिशन तो वो तो बढ़ता जा रहा है, बस अपनी तैयारी कैसी है उस पे डिपेंड करता है। हाँ, बस मतलब अपने हाथ में तो यही है कि अपन तैयारी करें। हाँ, तैयारी करना हाथ में है और बाकी तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब जैसे वर्ग 3 का भी ना सही है। जाने अब क्या चल रहा है, कुछ होगा, क्या होगा, कब तक जॉइनिंग होगी, या मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अभी तो शायद ग्रेड 1 और 2 की तो वैकेंसीज भी इंक्रीज हो गई हैं। हाँ, अभी-अभी हो गई हैं, हाँ, कुछ वेटिंग में रह गए थे तो उनके लिए हाँ और हो गया ये। तो ये तो हाँ। ठीक है, अब हो अब सकता है फिर भी आ जाए वैकेंसी, चुनाव आने वाले हैं हाँ, अभी। उम्मीदें हैं। हो सकता हाँ, है ऐसा। नेक्स्ट ईयर तक ग्रेड 1 और 2 फिर से देखने मिल जाए। हाँ, क्योंकि 18 में आई थी तो अभी 2000 लगभग 22 चल रहा है या आधा हो गया है, तो 6 साल के 5-6 समथिंग होने साल वाले हैं। बिल्कुल। 5-6 हाँ साल हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और बाद दे देंगे वैकेंसी। हाँ। लेकिन तो लेकिन वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, आना तो है बिल्कुल। आना तो है। हाँ, और जो अदर तैयारी स्टेट करेंगे की उनका भी नहीं होगा। लाइक यूपी टेट भी आती रहती है, HTET हाँ, आती हाँ। रहती है। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, मतलब उनमें 5% अपॉर्चुनिटीज का तो कुछ हाँ, रिजर्वेशन। रिज़र्वेशन रहता है, लेकिन जो तैयारी करते हैं वो तो चलिए यहाँ नहीं तो कहीं तो निकालेंगे। हाँ, वो तो है। मतलब ऐसा देखा भी गया है कि किसी और सब स्टेट का अगर एग्जाम है तो उसके क्वेश्चंस ही हमको अदर स्टेट में देखने मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। अगर आप तैयारी आज से कर रहे हैं और टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं तो वो हर टीचिंग एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कहीं न कहीं हेल्प करेगी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मानसी, आपने आज टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, थैंक यू। लगभग आपका इंटरव्यू 1 महीने पहले अपलोड होने वाला था, लेकिन वो कुछ वजह से नहीं हो हाँ पाया था। तो राइट। फिर भी क्या है कि ये इंटरव्यू में सारी चीज़ें जाननी थी और सभी को बताना था। यदि चाहते तो 10 मिनट का राइट। इंटरव्यू आपका पहले भी हो जाता, उसमें शायद आप इतने अच्छे से ना बता पाते। हाँ हाँ और सारे क्वेश्चंस हम कवर भी नहीं कर पाते, अपनी सही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक नहीं पहुँच पाते। तो राइट। वीडियो थोड़ा-सा बिज़ी हुआ है, लेकिन जिन्होंने यहाँ तक देखा है सच में वो कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ तक अभी तक रुके हुए हैं। तो जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं उनसे भाई ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा आज के वीडियो को। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लाइक करके जाइएगा। आप आज के इंटरव्यू को आप शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करिएगा। और कुछ भी आपका डाउट यदि बनता है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट रहेगा एक बार लिख दीजिएगा। यदि ऐसा लगता है कि आपके डाउट का आंसर देना चाहिए, सही क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक उसका हमारा आंसर आ जाए। तो मानसी, आपका एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। ओके।